जो ज़ेर समात रहा उसको देख रहे हैं। तो A1 TV जो गुज़िश्ता 3 साल से वो सहाफ़ी जो हमें जानते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ काम भी करते हैं और करते रहते हैं, कुछ नए दोस्तों के लिए भी। और ये यकीनी तौर पर इस वक्त मैं मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अली आमिर जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मौजूदा MD हैं, उनको मुखातिब करके भी कह रहा हूँ कि क्योंकि A1 TV जो है गुज़िश्ता 3 साल से अपनी ज़िम्मेदारियों को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ सरअंजाम दे रहा है, और किसी भी जगह हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि जिससे हमें कोई परेशानी लाक हो या हम किसी खौफ में मुब्तला हों। A1 TV जिसने अपने सफ़र का आगाज़ 3 साल कबल किया, और रवां साल नवंबर में भी हमने अपनी 3 साल मुकम्मल होने पर बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट अपने नए ऑफिस एविक्यूटर्स में मुनक्किद किया, जहां बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी आए, जहां वुज़रा भी आए और काफ़ी दोस्त आते रहते हैं। लेकिन शायद ये खुशी थोड़ी सी कुछ इदारों में मौजूद लोगों को नागवार गुजरी, और आज उस पर हमें रोशनी डालनी है। बतौर A1 TV का पार्ट मैं साकिब सलीम कुरैशी पिछले 3 साल से A1 TV के साथ मुंसलिक हूँ, और मेरी ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पे हेड ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन और प्रोग्राम सच बोलो को एज ए सीनियर एंकर पर्सन मैं लीड करता हूँ। मैं पिछले काफ़ी टाइम से जो पाकिस्तान में इदारे हैं, क्योंकि मेरा काम है उन इदारों की बदउनवानियाँ, करप्शन, उसको बेनकाब करना जो सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है, हमने वो काम किया और हम करते जा रहे हैं। ये तमाम तर पेपर्स मेरे पास हैं, वो आपसे शेयर करूँगा। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो कि पाकिस्तान का एक इदारा है जिसका काम है सब्सिडाइज रेट के ऊपर आवाम को सस्ती चीज़ें अशिया देना, फराहम करना, जो कि वज़ीर आज़म का बुनियादी हक है। अब इस पर बहुत से MDs आए हैं, किसी को ज़ातियात पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ आप क्योंकि सहाफ़ी हैं सारे दोस्त, और आपको बताना भी ज़रूरी है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी एक चेयरमैन आए थे जिनका नाम था जुल्करनैन। उनके ख़िलाफ़ भी कुछ केसेस बने थे, और मैंने ही उन प्रोग्राम्स को हाईलाइट किया था, स्टोरी को हाईलाइट किया था। वो तमाम चीज़ें आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। खबरें चली, खबरें बात हुई, मौक़िफ़ लिया दिया जाता है, जो सहाफ़ी का बुनियादी उसूल है और हक है उसका कि आप एक तरफ़ा स्टोरी ना करें। हमने भी यही किया, और हमने उस वक्त जुल्करनैन साहब से भी मौक़िफ़ लिया, मौक़िफ़ दिया भी गया, और वो बात फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी गई, इमरान खान साहब के पास, और फिर उन्हें बरतरफ करना पड़ा और वो वापस सऊदी अरब चले गए। इस तरह मज़ीद MD आए, आते रहे, जाते रहे। इनसे पहले MD थे ताहिर मगरबी साहब, उनके साथ भी काम किया, क्योंकि मैं इदारों के साथ काम करता हूँ और इदारों के लिए काम करता हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि इदारे जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इदारों का मकसद क्या सिर्फ हसास इदारे होता है, या इदारों का मकसद वो भी होता है जो पाकिस्तान में मज़ीद इदारे हैं, लाइक यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन एक इदारा है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इदारा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे कंसर्न ये इदारे हैं। अब क्योंकि मेरी बीट भी यही, और हर रिपोर्टर की बीट होती है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाता है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट्स हो, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न हो, इंडस्ट्रीज़ हो, या आपको कहीं भी जाना होता है तो हम भी जाते हैं। इसी तासुर से, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पर पिछले 3 साल से हम काम कर रहे थे और मुख्तलिफ स्टोरीज पर काम कर रहे थे, और ये आए बगैर चलता रहा, केसेस FIA में भी हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब जो मौजूदा MD आए, मैं डायरेक्ट उनकी तरफ आता हूँ, जिनका नाम है मोहम्मद अली आमिर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है इस वक्त। ये MD साहब पंजाब से आए हैं। ये MD साहब इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दस्ते ख़ास हैं। ये वज़ीर आज़म के साथ जब वज़ीर आला पंजाब रहे शहबाज शरीफ साहब, तो उनके साथ ये वहाँ पे अपनी स्पेशल जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहे। इन MD साहब के ऊपर बहुत से केसेस हैं, इनकी तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी वो मामला अदालतों में है और कहीं मतलूब भी रहे ये। बहरहाल, अब चूँकि मैं यूटिलिटी स्टोर पर काम कर रहा था, तो मैंने गुज़िश्ता 3 माह में इसकी तात्तुल को ज़रा तेज़ किया, और एक स्टोरी जिस पर मैं काम कर रहा था, उस स्टोरी का खुलासा यह है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन बनाकर लेकिन मुख्तसर वारदात पर आ रहा हूँ। पहली वारदात, क्योंकि मैंने प्रोग्राम कंडक्ट किया सितंबर में, अक्टूबर में, और लास्ट मैंने किया नवंबर में, जिसके बाद नवाज मिसरो साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। वो तमाम कानूनी नुकात पर पर्दा उठाएंगे चौधरी साहब यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ इससे मुतालिक बता दूँ कि हुआ क्या। अब अक्टूबर में मैंने पहला प्रोग्राम किया, जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर को मेरा प्रोग्राम 5 अक्टूबर 2022 को मैंने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के खिलाफ किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब भी मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी मैंने रहनुमाओं से बात की,
और MD साहब से भी रब्ता किया, आए प्रोग्राम में अपना जवाब दें। वारदात इनकी ये डलती है जी कि MD साहब का बहुत फ्रंट मैन है, लेकिन एक फ्रंट मैन मैं चाहता हूँ कि आप दोस्त, क्योंकि हमसे तो बात करने से वो घबराते हैं, क्योंकि कागजात मेरे पास हैं और जो लोग चाहते हैं मैं उनको भी देने को तैयार हूँ, उनसे पूछा जाए कि ताहिर तिग्गा कौन है, ये ताहिर तिग्गा कौन है, ये ताहिर तिग्गा किसका फ्रंट मैन है, किसके लिए काम करता है, ये मेरा बुनियादी सवाल था, है और रहेगा। ताहिर तिग्गा इस वक्त मुल्तान में डिप्यूट है और वो जोनल मैनेजर मुल्तान है। ये MD का खास आदमी है, ये भी पंजाब से डिप्यूटेशन पे रहा और पंजाब से ही काम करता रहा है। अब क्योंकि जो नवाज साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, जो कि MD ने FIR में इस्तेमाल किया कि जी उन्होंने उनको ये कहा कि कुछ लोग ट्रांसफ़र करवाने हैं, तो जी वो प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किया 5 अक्टूबर को, उसके बाद 27 अक्टूबर को मैंने किया और बीच में अखबारात में सुर्खियाँ लगती रही हैं। अब कुछ नाम मैं आपको बताने लगा हूँ, वो हम आपको जो प्रेस रिलीज देंगे उसमें मौजूद है, मैं फराम भी करूँगा। ये जो ताहिर तिग्गा है जी, ये फ्रंट मैन है मैनेजिंग डायरेक्टर का, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है। MD साहब जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, जहाँ बुलाएंगे वहाँ भी आने को तैयार हूँ। 5 लोग और इनकी दिहाड़ियाँ लगाई गई कि जोनल मैनेजर की तैनाती का रेट 10 लाख रुपया, RM मैनेजर की तैनाती का रेट 5 लाख रुपया और वेयर हाउस पर अगर आपको अपना बंदा मुसल्लत करना है उसका रेट 3 लाख रुपया। मुल्क भर में तकरीबन इनकी मौजूदगी में 2 महीनों में 62 तबादले और ट्रांसफर हुए हैं, 62। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, इन सब ने पैसे दिए हुए हैं। अब कुछ नाम दे रहा हूँ, चाहूँगा कि आप उसको देखें। पहला नाम अनवर बलोच, जोनल मैनेजर कराची, 10 लाख रुपए इसने दिए। अब अगर मैं झूठा हूँ, मेरी खबर झूठी है, मैं चाहता हूँ ये बंदा आज भी कराची में है, इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए, क्या इसने MD को पैसे दिए या नहीं। रिश्वत। दूसरी बात, आसिफ मंवर रीजनल मैनेजर सखर, अब्दुल समी रीजनल मैनेजर कराची जिसने 5 लाख रुपए दिए। शेख वहीद को तैनात किया गया रीजनल मैनेजर C, उसने 5 लाख रुपए दिए। नवीद नसरुल्लाह रीजनल मैनेजर रावलपिंडी तैनात किया गया, 5 लाख रुपए दिए। वेयर हाउस इंचार्ज मुल्तान, विहाड़ी, लिया, मुजफ्फरगढ़ और मुल्क भर में न जाने कितने, जहां 3-3 लाख रुपए पर ये 62 लोगों को ट्रांसफर किए गए। या तो इनसे पहले वाले ईमानदार नहीं थे या ये शायद ज़्यादा ईमानदार है। बहरहाल ये एक तहकीकात इदारे ने करनी है और हम चाहते हैं कि इदारे तहकीकात करें। जिस खबर को जब मैंने बेनकाब किया और उनसे मौक़िफ़ मांगने के लिए राब्ते किए तो उन्होंने इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। दूसरी वारदात इस MD साहब ने बड़े प्यार से की, क्योंकि ताहिर तिग्गा का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ताहिर तिग्गा खुद करप्शन के केस में साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर तलहा मगरिबी ने उन्हें सस्पेंड किया, उनके खिलाफ महकमा इंक्वायरी लगी, वो कागजात आज भी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी वारदात डलती है, क्योंकि MD साहब के पास दस्तखत की शायद अथॉरिटी है, लेकिन शायद पढ़ने में मैं माजरत के साथ नाकस है, उन्हें पता नहीं है अंग्रेज़ी और उर्दू में कितना फ़र्क है। यहाँ पर इनकी दूसरी वारदात डाली गई है जी, मुल्तान जोन को कहा गया कि 1,40,000 बैग राशन बैग जो सैलाब ज़दगान के जो इलाकात हैं, जो इलाका जात हैं, उनमें आपको तकसीम करने हैं और उसके साथ डेरा गाजी खान है, मुजफ्फरगढ़ है, यहाँ आपने सामान सारा प्रोवाइड करना है। अब वारदात का तरीका देखें, वारदात जो मैंने बेनकाब की, कहा जाता है कि जी मुल्तान से आपने तकरीबन लगभग 1,40,000 राशन बैग तैयार करने हैं और तैयार करके ये आपने प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, एग्री गॉट इट। अब इसके लिए ट्रांसपोर्ट, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सामान आपने नेशनल प्रेस क्लब में तैयार करना है तो ट्रांसपोर्ट आपने मंगवानी है जी लाहौर से, ये कहाँ का इंसाफ है? ये पैसा किसी के जेब से आ रहा है, किसी के घर से आ रहा है, सरकार का पैसा है। जब ये सवाल हमने उठाया कि मुल्तान से जी आप डेरा गाजी खान से किराया जो है 15,000 रुपये है, आप गाड़ियाँ बाहर से मंगवा रहे हैं, कागजात मौजूद हैं, ये अप्रूवल्स कौन आपको दे रहा है? एक गाड़ी का किराया 60,000 रुपये लिया गया, कहाँ 15,000 और कहाँ 60,000। इस तरह एक गाड़ी के अंदर 300 बैग भरे गए और इस काम के लिए 466 गाड़ियाँ मंगवाई गई। तो ये छोटी सी वारदात इसलिए बता रहा हूँ कि वारदातें बड़ी हैं। इन 140 बैगों को जब आप 300 से डिवाइड करते हैं तो 466 गाड़ियाँ बन जाती हैं। 466 का किराया 60,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2,80,00,000 रुपया ये किराया बनता है। कितना सर? 2,80,000। मैं नहीं कह रहा, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की ये इनवाइसेस कह रही हैं चीख चीख के। अब ये पैसा 57 अरब रुपया जो वज़ीर आज़म ने दिया, जो कि गरीबों के लिए था, इनसे इनके महलात में पैसा जा रहा था, जो हमने सवाल किया और ये मेरा बुनियादी राइट है कि आई विल आस्क द क्वेश्चन, मुझे बताया जाए मेरे कौम का पैसा किसके घर पे जा रहा है। अब ये जो इन्होंने 2,80,00,000 की वारदात डाली, जबकि एक्चुअल प्राइस अगर हम इसको 60,000 से या 15,000 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 69 लाख रुपया।
69 लाख रुपीस। तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए की सीधी वारदात मुल्तान के जोनल मैनेजर जो कि फ्रंट मैन है मैनेजिंग डायरेक्टर का, उसने डाली और पैसा डिवाइड हुआ। उसके बाद अगली वारदात डाली जाती है जी, जो पैकिंग्स हम करते हैं, जिसमें हमने राशन को पैक करना है, हमने सामान को पैक करना है। तो आप सहाफ़ी मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पेपरा रूल्स क्या कहता है, टेंडर की क्या शिकायत है, टेंडर की पॉलिसीज़ क्या है। सरकारी इदारे को टेंडर करना होता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ने उन तमाम चीज़ों को बाईपास किया, कोई टेंडर नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, और इस मद में जनाब की जो जेब में पैसा गया वो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सिर्फ आपको, इसके अलावा पेशावर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला, ये बहुत सारे जोन्स हैं जहाँ ये करप्शन की गई है। अब इस बुनियाद के ऊपर मोहम्मद नवाज बिस्टो साहब को कहा गया कि ट्रांसफ़र के ऊपर जी उन्होंने जोर डाला। तो वो मैंने आपको जवाब दिया कि ट्रांसफ़र की हद तक ये दिहाड़ी बात थी, और इस दिहाड़ी के ऊपर उनको क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हम खुल के सामने आ रहे थे। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मैं हम सब तनख्वाहदार लोग हैं, हमारे पास कोई येलो मनी नहीं है, हम कोई ब्लैक मनी पे काम नहीं करते। आपके घर में जो घी तेल इस्तेमाल होता है या जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, हम मुनासिब कीमत पर घी लेना चाहते हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के ऊपर वही बंदा जाएगा जो सब्सिडी लेने जाएगा। अब जब हुकूमत एक सब्सिडी दे रही है जिसका मकसद यह है कि आप महंगी अशिया खरीद रहे हैं तो सस्ते दामों आवाम को दी जाए, बाकी पैसा हुकूमत ने देना है। इनकी दिहाड़ी सुने जी, वो हमें कहते हैं कि यूटिलिटी कॉर्पोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर साहब वो ऑर्डर देते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक क्वालिटी का घी जो है जो मार्केट में तक 520 और 530 रुपए का अवेलेबल है 1 kg का बैग, वो बैग इनको खरीदना है और ये खरीद रहे हैं बी क्वालिटी का बैग जिसका मार्केट प्राइस है 420 रुपया। ये 420 का घी 420 ही करते हुए मल्टीनेशनल कंपनी से खरीद रहे हैं जिसकी कीमत लगाई जा रही है 580 रुपया, और हमको दे रहे हैं बी ब्रांड की टायर 2 का। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी कह रहे हैं इनकी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की चीफ से के इनवॉइसेस। नो टेंडर, नो एनीथिंग, नो पेपरा रूल्स, और 580 रुपए में 420 रुपए वाला घी खरीदकर आपको और मुझको दिया जा रहा है, और इस घी के ऊपर 120 रुपए कमीशन इनकी जेब में जा रहा है। ये पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं। जब हम प्रोग्राम करते हैं 27 तारीख को एक कंप्लेन लॉन्च होती है, ये कंप्लेन मेरे पास है जो हमने फॉरवर्ड भी की। इस पर इंतज़ामिया जागती है, हरकत में आती है, मूवमेंट होती है, ये खबर पहुंचती है प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, और जहां से नोटिस सर्व होता है कि कार्रवाई की जाए, फिल फॉर वो खामोशी इख्तियार करते हैं और हमें फ़ोन आते हैं, हमें कहा जाता है साकिब कुरैशी के प्रोग्राम्स बंद किए जाएं, साकिब कुरैशी को बरतरफ किया जाए, अदरवाइज़ हम साकिब के खिलाफ जाएंगे। मेरा CEO, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद नवाज बिस्टो साहब का कि उन्होंने किसी भी प्रेशर में आए बगैर डट कर मुकाबला किया और वाज़ेह तौर पर इनको पैगाम दिया, अगर साकिब ने आपको ब्लैकमेल किया है, साकिब ने आपसे कुछ लेन देन की है, आप आएँ, दरवाजे खुलें, लेकिन हम सच सामने लाएंगे। मैं साकिब को नहीं निकाल सकता, एंड आई रियली अप्रिशिएट आवर CEO। उसके बाद वारदात डलती है जी कि पैसों की जो तबादले हैं वो कैसे होने हैं, उसकी भी पूरी कहानी हमारे पास मौजूद है। अब जो पैकिंग रेट है जो खुद यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानिब से बनाया गया है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया है, जो हम सवाल करते रहें और आज भी सवाल कर रहे हैं। आप कोई भी पैकिंग करते हैं उसका एक रेट है 20 रुपया, 25 रुपया, जो कि आपने मजदूरी देना होती है। ये मैं नहीं कह रहा, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के अपने डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं कहाँ से लाता हूँ, कैसे लाता हूँ, ये कोई भी साफ़ी अपनी सोर्स नहीं बताता, चाहे कोई भी हो, और ना आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी बात पे प्रेशर रहा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन दे रहा है। मैं आज भी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं इदारों में जाता हूँ, मैं इदारों के साथ काम करता हूँ, मैं इदारों के लिए काम करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स वहीं से लेता हूँ, लेकिन मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। ये मेरी सोर्स है। अगर आपके बाप में दम है आप ढूंढें, मैं आपको कहता हूँ ये बात। दूसरी बात, इस पे वो कहते हैं 20 रुपए के डॉक्यूमेंटेड लिखा हुआ है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के ऊपर कि आपने पैकिंग का रेट देना है। मौसूफ कमीशन कमाने के लिए, रिश्वत बाजारी करने के लिए 120 रुपए का, सर 120 रुपए मजदूरी दी जा रही है, जिसकी कैलकुलेशन अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इन्होंने वो 120 रुपए पे जो आमदन कमाया वो कमाया 98 लाख रुपया, यानी 1 करोड़ में शायद 2 लाख का 98 लाख रुपए। ये सिर्फ एक स्टोर का है, अदरवाइज मुल्क भर में 1000 यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मौजूद हैं जिनके यूनिट्स मौजूद हैं। आज आपके इस्लामाबाद में कुछ लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूं जो हेल्थ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं
और वो स्टोर से क्या क्या उठा रहे हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। बहरहाल 27 तारीख को मेरा आखिरी प्रोग्राम होता है और उसके बाद एक ये लेटर जारी होता है उस प्रोग्राम के बाद यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में, और उन्हें बताया जाता है कि आपकी करप्शन बेनकाब होने लगी है। आप फिल फॉर जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का जो जेन्युइन रेट है उसकी इनवॉइसेस बना के दोबारा भेजें, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो अगर आपको नहीं देंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ, और वो सारी ओरिजिनल इनवॉइसेस भी जो हमारे पास मौजूद हैं। 2 नवंबर को मैं आखिरी स्टोरी लगाता हूँ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की, ये मेरे पास मौजूद है, जिसमें एमडी को फिर बावर करवाता हूँ। और एमडी मुझे फ़ोन करके ना सिर्फ बदतमीज़ी करता है, गालन गलोच करता है, एब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और मैं उन्हें समझाता हूँ कि आप बेहतर है, अगर आप नहीं चाहते कि मेरे प्रोग्राम में आएँ, अगर आप मौक़िफ़ देना नहीं चाहते वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोई और एंकर जो हमारे पास मौजूद है उनमें से किसी से प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। बट उन्होंने बदतमीज़ी की, धमकियाँ लगाई, और आखिर में उन्होंने, क्योंकि 2 नवंबर को ही मेरी आखिरी स्टोरी लगी है, उसके बाद हमारे ऑफिस में एक सेरेमनी होती है, क्योंकि 3 साल मुकम्मल होते हैं। नवाज़ रिजवी साहब के काफ़ी गेस्ट आते हैं, आप दोस्त आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं। 17 नवंबर की शाम 11:30 बजे नवाज़ रिजवी साहब रूटीन के मुताबिक अपने घर के लिए रवाना होते हैं। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ हमें नज़र आता है कि किस तरह कुछ लोगों ने हमारे ऑफिस की रैकी की, आके नवाज़ साहब को बाकायदा फॉलो किया और वो वहाँ से निकल जाते हैं। 12:30 बजे नवाज़ साहब को अगवा किया जाता है उनके घर की हदूद के करीब, जहाँ एक जाली नाका लगाया गया और ये पुलिस गर्दी का वाक़या किया गया, और उसके बाद उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पूरी रात फैमिली तशद्दुद का शिकार रही, हमसे भी राब्ते हुए। ज़ाहिर है एक नॉर्मल बंदा घर पहुँचता उसका टाइम होता है, लेकिन उस टाइम के बाद परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। रात ढूंढते रहे, कोई राब्ता ना हो सका। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमने 15 पे इतला की, उनसे राब्ता किया, उन्हें बताया गया कि जी हमारे सीईओ साहब लापता हैं। हमें तो ये था कि शायद प्रोग्राम्स करते रहते हैं, किसी दोस्त की मेहरबानी होगी, लेकिन ये मेहरबानी वहाँ से नहीं हुई, ये जहाँ से मेहरबानी हुई बाद में इल्म हुआ। अब जब 15 के ऊपर हमने इतला दी, कुछ पता नहीं चल सका, फिर हम थाने सेक्रेटेरिएट गए, मैं खुद गया, दरख्वास्त की कॉपी मेरे पास मौजूद है जो मैं लेके गया हूँ, ये भी आपको देंगे हम। जब हम थाने पहुँचते हैं और दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर है A1 TV की गाड़ी में गए तो पुलिस थोड़ी सी हमें उसकी हरकतें ऐसी महसूस हुई कि यार ये भाग दौड़ कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, शक सा फील हुआ। हमने खुद ढूंढना शुरू किया तो हमें नवाज़ रिजवी साहब की गाड़ी AKH 660 हमें खड़ी हुई नज़र आती है बैकयार्ड में मस्जिद के साथ सेक्रेटेरिएट थाने में पीछे छुपा के। जब गाड़ी नज़र आ जाती है हम उनसे पूछते हैं भाई ये गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, बंदा किधर है? हमें कहा जाता है कि जी हमको नहीं पता बंदा कहाँ है, जबकि हम 1 घंटे से उनको ढूंढ रहे थे थाने के अंदर ही, तो नहीं बता रहे थे। जब गाड़ी मिल जाती है तो कहते हैं कि जी जो लोग लाए थे वो गाड़ी छोड़ गए, बंदे ले गए। हमने कहा जी कौन से लोग लेके गए, हमें बताया जाए कौन से लोग हैं, पीछे कौन सी ताकत है जिसने मेरे सीईओ को उठाया? कोई जवाब नहीं। हम दरख्वास्त देते हैं, हमसे दरख्वास्त वसूल नहीं होती, और तकरीबन ये मामला 3, साढ़े 3, 4 घंटे चलता रहता है। फिर हम IG साहब को दरख्वास्त देते हैं और मालूम चलता है जब थाने को, तो फिर वो थाने में शोर भी हमने किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाए दोस्तों के साथ मिलके। फिर नवाज़ साहब को बताया जाता है कि जी हमने रखा हुआ है, हफ्ते बेजा में 18 घंटे रखा गया। पुलिस गर्दी का वाक़या किया गया, कोई FIR नहीं थी, कुछ नहीं था, मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूरा मैनेज किया। अब उसके बाद क्या हुआ वो तमाम तर तफसीलात आपको हमारे जो लीगल टीम के एक्सपर्ट हैं वसीम बहादुर साहब वो आपको देंगे, और फिर जो भी आपके सवाल होंगे उनका जवाब मैं इंशाल्लाह बाद में दूंगा। वसीम साहब। तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए और हमें यहाँ पे मौका दिया। जो 17 और 18 नवंबर की रात ये वाक़या पेश आया, मोहम्मद नवाज़ रिजवी साहब जिस तरह से साकिब साहब ने बताया कि वो यहाँ से निकले अपने ऑफिस से, तो वो जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उनको रास्ते में अगवा कर लिया गया, उनको हब्से बेजा में रखा गया, उनको मारा पीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनके चेहरे पे कपड़ा चढ़ा के उनको एक नामालूम मकाम पे शिफ्ट कर दिया गया। और जब वो वहाँ पे इस हद तक ही महदूद नहीं रहे, उनके भाई ने फौरी तौर पे रात को जब उनको पता चला वो घर नहीं पहुँच सके, ऑफिस में राब्ता हुआ, वो ऑफिस से जा चुके थे, तो जब वो घर नहीं पहुँचे तो उनकी फैमिली ने, उनके भाई ने पुलिस से 15 पे राब्ता किया, उनको इन्फॉर्म किया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वेरी नेक्स्ट डे दिन को तकरीबन 12:30 बजे तक जब ये लोग वहाँ पे गए, सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे गए, उन्होंने जाके उनसे पता किया थाने वालों को, उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। इन्होंने एक रिटन एप्लीकेशन दी उनको, उस रिटन एप्लीकेशन के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने वसूल कर ली, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं, ना ही हमें पता है। वो एप्लीकेशन वहाँ पे प्रॉपरली रिसीव हुई।
उसके बाद जब इनको पता चला कि वो तो इन्हीं की कस्टडी में है, तो एक आईजी साहब को एप्लीकेशन दी गई। आईजी साहब ने वो एप्लीकेशन जब ली तो उसके बाद इनको जब ये महसूस हुआ कि अब ये इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आगे चलना शुरू हो गई हैं और ये तो आगे मामला जो है वो कोर्ट्स की तरफ जा रहा है और हाई अप्स की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पे पुरानी उसके ऊपर रोजनामचा रोका हुआ था। ये सारा वकूआ जो है वो दिन के टाइम पे होता रहा। ये जाते रहे 12:30 बजे, ये वहाँ पे गए पुलिस के पास, इन्होंने एप्लीकेशन दी, रिसीव की, लेकिन अस्टॉनिशिंगली जब एफआईआर हुई तो उस एफआईआर के अंदर जो टाइम मेंशन है वो 8:30 बजे का है सुबह। 8:30 बजे वो कहते हैं कि हमने इनको अरेस्ट कर लिया है और इनके खिलाफ ही एफआईआर दे दी। अब उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे पुलिस बाउंड थी कि वो 24 घंटे के अंदर, जब उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया था तो वो उनको कंसर्न मजिस्ट्रेट जो है उसके पास लेके जाते, उसके पास पेश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 2 दिन तक उनको अपनी कस्टडी में रखा। दूसरे दिन जब उनको पेश किया पुलिस के मजिस्ट्रेट साहब के पास, वहाँ पे हमने आर्ग्यू किया, हमने उसको कंटेस्ट किया, लेकिन वहाँ पे पुलिस का मौक़िफ़ यही था, वो जो एप्लीकेशन है वो बड़ी अस्टॉनिशिंग एप्लीकेशन है, उसके बड़ी सरप्राइजिंग एप्लीकेशन है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। जो एफआईआर का सब्सटेंस है वो बड़ा अस्टॉनिशिंग है। उसके अंदर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया उन्होंने, जो एप्लीकेशन दी है वो जीएम है यूटिलिटी स्टोर्स के, उनकी तरफ से है, और जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि एमडी यूटिलिटी स्टोर्स को नवाज साहब ने कॉल्स की और उनको मुख्तलिफ जगहों पे बुलाया और उनसे जो है वो कोई उनसे साथ इम्पर्सोनेशन की, चीटिंग की, और वो अपने आप को किसी इदारे का जो है वो मुलाजिम अला अफसर जो है वो शो करते रहे। ये इम्पर्सोनेशन उन्होंने की। तो वो जब सारा मामला हुआ, एफआईआर होगी, हमने वहाँ पे कंटेस्ट किया, हमने कहा जी कि इनके पास कोई एक प्रूफ है कि हमने इनसे कोई कांटेक्ट किया हो, हमने इनको कोई बुलाया हो कहीं पे, इनके साथ कोई मुलाकात हुई हो, तो उसका डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा, इनके पास भी होगा, हमारे पास भी होगा। हमारा टेलीफोन आपके कब्जे में है, हमारी गाड़ी आपके कब्जे में है, ड्राइवर समेत उनको अरेस्ट किया गया था जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था, तो वो सारी चीज़ें इलीगल हैं। जब वो सारी चीज़ें हो गई, वो उसके ऊपर 2 दिन का उनको मज़ीद रिमांड मिला। उन्होंने कहा जी कि 2 दिन मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर लें। 2 दिन बाद मंडे को, जो लास्ट सोमवार गुजरा है, उस दिन सुबह जब इनको पेश किया गया तो वहाँ पे भी ये कोशिश की गई, जो अटेम्प्ट थी उनकी वो थी कि जो रूटीन में जिस टाइम पे रिमांड के लिए मुल्ज़मान को लेके आया जाता है कोर्ट में, उससे हट के अर्ली मॉर्निंग उनको जो है वो पेश किया गया विदाउट एनी इंटीमेशन। इनको किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमें शक था कि वो ऐसा करेंगे, हमें डाउट था पहले से। हमने उसको वहाँ से पहले अपने जो लोग थे उनको वहाँ पे अपॉइंट किया था कि आप इसको देखें कि अगर वो आएँ हमारी गैर मौजूदगी में तो हम उसको ताकि कंटेस्ट कर सकें। तो वहाँ पे फिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। वहाँ पे ये चीज़ें साबित हुई कि वो जो तमाम प्रोसीडिंग्स की गई वो तमाम की तमाम इल्लीगल थी। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की जिस एप्लीकेशन की बेसिस के ऊपर वो एफआईआर दर्ज हुई, वो एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर भी जो कंप्लेनेंट बने, जो खुद साख्ता मुद्दई बनाया गया जिन जीएम साहब को, उस एप्लीकेशन के ऊपर उनके दस्तखत तक मौजूद नहीं थे। इतनी उजलत में ये सारी कार्रवाई की गई थी कि वो दरख्वास्त का खुद ही प्रिंट निकाला पुलिस ने, खुद ही अपने पास जो है उसको उसकी बेसिस के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, और उस एफआईआर उस एप्लीकेशन के ऊपर जो मुद्दई है उसके दस्तखत नहीं है। जो एमडी है जिसका वो अलेज कर रहे हैं कि इन्होंने चीटिंग की, इम्पर्सोनेशन की, उसका कोई स्टेटमेंट कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और कोर्ट ने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन जो हैं वो इस ऑर्डर शीट के अंदर भी मेंशन है, जिसके अंदर उनको डिस्चार्ज किया गया और फौरी तौर पर रिलीज करने का ऑर्डर किया कोर्ट ने। उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनसे पूछा गया कि आपने इनको शामिल तफ्तीश किया है, जो मुद्दई है जिसके साथ चीटिंग हुई है, वो बंदे आपके पास कभी आए हैं? उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो वो कभी नहीं आए, हम तो इनको बुलाते हैं वो आते ही नहीं है। इनके पास कोई एविडेंस है? उन्होंने कहा जी कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने कहा जी कि आपके पास इन्होंने कोई एविडेंस पेश की है? उन्होंने कहा जी कोई एविडेंस नहीं पेश की। तो उन्होंने कहा कि इनको गिरफ्तार क्यों रखा हुआ आपने? फौरी तौर पे इनको रिलीज करने का ऑर्डर किया गया, लेकिन उनके वकला की तरफ से एक वकालतनामा पेश किया गया। उन्होंने कहा जी हम कंटेस्ट करेंगे, हम इसके ऊपर हमारे आर्गूमेंट सुने जाएं, हम उनको पेश कर देते हैं, दोनों को, एमडी को भी जीएम को भी अभी पेश कर देते हैं। उनको भी कोर्ट ने टाइम दिया, एक और अपॉर्चुनिटी दी कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो अभी ले आएँ। एमडी साहब और जीएम साहब इन पर्सन वहाँ पे पेश हुए अलॉन्ग विद देयर काउंसल्स। उन्होंने वहाँ पे जो वकालतनामा दिया
साबित हुआ, कोर्ट के ने अपने ऑर्डर के अंदर मेंशन किया है कि वो वकालतनामा के ऊपर तक जो दस्तखत किए कि वो भी जाली थे, जो एप्लीकेशन के ऊपर दस्तखत हैं वो हैं ही नहीं, वो कभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। और एमडी साहब से जब ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन किया गया कि आपको उन्होंने कहाँ पे चीटिंग की और इम्पर्सोनेशन की, तो उन्होंने कहा जी ना तो मुझे इन्होंने कोई इम्पर्सोनेशन की है, ना मुझे इन्होंने कभी ब्लैकमेल किया है, ना ही कोई ऐसी चीटिंग हुई है। तो उसी वक्त कोर्ट ने वहीं पे नवाज साहब को रिहा करने का और उनके ड्राइवर को फौरी तौर पर रिहा करके वहीं पे हथकड़ियाँ खुलवा के उन्होंने कहा जी कि आप जा सकते हैं, और आप जो है इसके बाद जो इनके खिलाफ जो एमडी साहब हैं और जो जीएम साहब हैं, इनके खिलाफ गलत पर्चा करवाने के ऊपर, गलत एफआईआर दर्ज करवाने के ऊपर कार्रवाई की जाए। वो उन्होंने डायरेक्शन दी, लेकिन पुलिस उसके अंदर भी जो है वो कहीं पे ताउन नहीं कर रही। वो जो उनके खिलाफ है आज तक कार्रवाई नहीं की गई। आईजी साहब को भी एप्लीकेशन दी गई है इसके ऊपर कि ये जो एसएचओ कंसर्न था उस वक्त, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था और जो ये लोग मुलव्वस थे इसके अंदर, 6-7 गाड़ियों में जो मुलाजमीन 25-30 मुलाजमीन थे, 6-7 गाड़ियों में आए, उन्होंने उठाया, अगवा किया, तशद्दुद किया, हब्से बेजा में रखा, गलत केसेस में मुलव्वस किया। उसके ऊपर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो एप्लीकेशन भी आज आईजी साहब को भी रिसीव हो चुकी है, उसके ऊपर आज उनको बुलाया भी गया था मजीद एक हियरिंग के लिए, उन्होंने आईजी साहब ने भी उनको टाइम दिया है। तो ये सारा मुकदमा जो है वो साबित किया हमने कोर्ट में, और कोर्ट के अंदर ये चीज़ें सारी डिटरमिन हुई कि ये सारी की सारी जो कार्रवाई की गई थी वो सारी फेक थी, वो बोगस कार्रवाई थी। किसी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने और किसी जो वहाँ पे उनके विटनेसेस थे, कोई एक विटनेस वो पेश नहीं कर सके, और ये सारा मुकदमा जो है वो खारिज हुआ। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी, जो इनके ऊपर एलिगेशन था बेसिकली, वो ये था कि इन्होंने एक आला अफसर शो किया है अपने आप को किसी हसास इदारे का। उसके ऊपर भी जो क्वेश्चन कोर्ट ने किया उसको मेंशन भी किया उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर कि जब आप ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, आप एक इदारे के सरबराह हैं, आपने उस इदारे को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? आपको सारा प्रोसेस पता है कि जब कोई किसी को इम्पर्सोनेट कर रहा है तो भाई ये हम इदारा आपके ऑफिसर को हमें शो कर रहा है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि किसी को अपना ऑफिसर तारुफ करवा रहा है, जबकि वो खुद वहाँ पे नहीं है, वो गलत तौर पे तारुफ करवा रहा है। तो आपने उस इदारे को कहा, उससे वेरीफाई किया है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है, आपने उनको बताया है कि ये आपने कार्रवाई की। उसने कहा जी मैंने इसलिए नहीं बताया कि इन्होंने मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ कभी कोई धोखा किया नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि फिर आपने एफआईआर ये क्यों दी है, और उसको उन्होंने सारी चीज़ों को अपने ऑर्डर्स के अंदर भी जो है मेंशन किया है। तो ये तमाम केस जो बनाया गया वो सरासर बेबुनियाद था, उसके खिलाफ एक सिंगल एविडेंस भी नहीं है। फोन्स उनके फोरेंसिक